हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसी पर आधारित है हमारा आज का पाठ, और जिसका नाम है मेरी विदेश यात्रा। बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानने से पहले, अर्थात इस पाठ को पढ़ने से पहले, इस पाठ का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आप राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ उच्च कोटि के विद्वान और चिंतक भी थे। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण आपका जीवन सादगी और सरलता का उदाहरण था। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में आपने अपनी प्रथम विदेश यात्रा के अनुभवों का वर्णन किया है। अर्थात इस पाठ के जरिए हम उनकी प्रथम यात्रा के बारे में जानेंगे जो उन्होंने विदेश में की थी। अब कौन सी यात्रा की, कहाँ गए, वहाँ उन्होंने क्या क्या देखा, आइए इस पाठ के जरिए हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपने इस अध्याय को। यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी। मित्रों की सलाह पर मैंने सर्दी के लिए गर्म कपड़े बनवाए और हमेशा केवल खादी ही पहना करता था। विदेश जाकर भी इस नियम को भंग करना यानी कि तोड़ देना, भंग करना मैंने उचित नहीं समझा। इसलिए कश्मीरी ऊन के कपड़े ही खादी भंडार से बनवाए गए। कपड़े की काट छाट भी देशी ही रखी। मैंने अंग्रेजी पोशाक ना पहनने का निश्चय किया था। इससे दो लाभ हुए। एक तो बहुत कम खर्च में काम के लायक काफ़ी कपड़े तैयार हो गए। दूसरे, पोशाक हिंदुस्तानी थी, इसलिए उसमें कुछ भूल और भद्दापन भी हो तो कोई विदेशी समझ नहीं सकता था। अंग्रेजी पोशाक और रहन सहन धारण करने पर उन लोगों के फैशन और रीति नीति के अनुसार ही चलना फिरना, कपड़े पहनना और खाना पीना पड़ता है। अपना रहन सहन कायम रखने से यह सब झंझट दूर हो जाते हैं। विशेषकर मेरे जैसे आदमी के लिए झंझट कुछ कम नहीं है, क्योंकि मैंने जीवन भर कपड़े और फैशन पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कपड़ों को शरीर गर्म रखने और लज्जा निवारण का साधन मात्र समझा है। लज्जा निवारण यानी कि तन ढकने का साधन माना है। अर्थात राजेंद्र प्रसाद जी का ध्यान फैशन में नहीं था, वो केवल कपड़ों को तन ढकने का साधन मानते थे। जहाज में मेरी पोशाक लोगों के कौतूहल का केंद्र बनी। कौतूहल यानी कि उनकी जिज्ञासा का। एक पारस दंपत्ति और एक अंग्रेज सज्जन मेरी ओर विशेष आकर्षित हुए। गांधी जी खादी और शाकाहारी के संबंध में बातचीत करते हुए समय आसानी से कट गया। रास्ते में मुझे ज्ञात हुआ कि जब तक जहाज स्वेज नहर से गुजरता है तब तक थॉमस कुक कंपनी की ओर से एक ऐसा प्रबंध रहता है कि जो यात्री चाहे वे मोटर द्वारा कैरो नगर और उससे थोड़ी दूर पर स्फिंक्स को देखकर आ सकता है। मैंने ये देख आना उचित समझा। मेरे साथ कुछ और यात्रियों ने भी वहां जाने का प्रबंध कर लिया। हम लोग सवेरे 5 बजे जहाज से उतरकर मोटर द्वारा कैरो चले गए। कैरो पहुंचने पर मुंह हाथ धोने और नाश्ता करने के लिए हमें एक होटल में ले जाया गया। फिर हम कैरो का अजायब घर, यानी कि जहां पर संग्रहालय है, अजायब घर को कहते हैं संग्रहालय, अजायब घर देखने गए। वहाँ पिरामिडों की खुदाई से निकली चीज़ें सुरक्षित रखी गई थी। यह अजायब घर बहुत सुंदर था। प्राचीन मिस्र के कितने ही नामी और प्रतापी बादशाहों के शव यानी मम्मी जो पिरामिडों से निकले हैं, पर उनका चेहरा और हाथ पैर आज भी ज्यों के त्यों हैं। वह जिस कपड़े में लपेट कर गाड़े गए थे, वह कपड़ा भी अभी तक वैसा ही लिपटा हुआ था। वह कपड़ा बहुत ही महीन हुआ करता। महीन यानी कि बारीक। वो कपड़ा बहुत बारीक हुआ करता था। कहते हैं कि वह भारत से ही जाया करता था। उन दिनों वहाँ के निवासियों का विश्वास था कि आराम के सभी साधन यदि मुर्दे के साथ गाड़ दिए जाएं तो वह उनको परलोक में भी, परलोक यानी कि उस लोक में, परलोक में भी आराम पा सकता है। इसी विश्वास के अनुसार पिरामिडों के अंदर शव के साथ सभी आवश्यक वस्तुएं गाड़ी जाती थी, जैसे पहनने के कपड़े और गहने, बैठने के लिए चौकी आदि, खाने के लिए अन्न, श्रृंगार के सामान, सवारी के लिए रथ और नाव भी। ये सभी चीज़ें एक से एक अच्छी बनी थी। उसे देखने से ज्ञात होता था कि उस समय भी लोग सोने का व्यवहार जानते थे। व्यवहार यानी कि उसका आदान प्रदान। अर्थात
उसे पहनना जानते थे। सुना है कि इसी प्रकार की खुदाई में मोहनजोदड़ो, जो सिंध में है, जो गेहूं निकला वह बो देने पर उग गया। अर्थात इस खुदाई में जो गेहूं निकला उसे बोया गया तो वो उग गया। संग्रहालय की चीजें, विशेषकर प्रतापी राजाओं के शव देखकर मनुष्य के जीवन की अनियतता साफ साफ दिखाई देने लगी। अर्थात ये मालूम होने लगा कि इतने प्रतापी राजाओं का भी अंत हुआ है, तो हम क्या हैं। ऐसे दृश्य देखकर यह मालूम होने लगता है कि हम जो कुछ अपने बड़प्पन के मद में यानी कि नशे में, अपने बड़प्पन के मद में करते हैं वह कितना तुच्छ और अस्थाई होता है। तुच्छ यानी कितना छोटा और अस्थाई यानी कि कुछ समय के लिए। अर्थात हम जीवन भर घमंड में चूर रहते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं, लेकिन अंत क्या है? अंत है इस शरीर का नश्वर होना। यह सत्य है, इसको हम भूल जाते हैं। जिन बादशाहों के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने अपने ज़माने में बहुत जुल्म किए थे, जुल्म यानी कि अत्याचार किए थे लोगों पर, उनके शव उसी तरह आज भी पड़े हैं। जो वहाँ इतिहास नहीं पढ़ता उसे उनके नाम तक भी मालूम नहीं है। यद्यपि अजायब घर का सफ़र मनोरंजक रहा, तथापि मेरे हृदय का क्षणभंगुर अर्थात थोड़ा सा क्षणभंगुर जीवन की असारता का गहरा असर पड़ा। मैं वहाँ से उदास ही निकला। दोपहर का भोजन करके हम लोग कुछ दूर तक मोटर तक पिरामिड देखने गए। एक स्थान पर पहुंचकर मोटर छोड़ देनी पड़ी। ऊँटों पर सवार होकर पिरामिडों तक जाना पड़ा। मेरे लिए ऊँट की सवारी बिल्कुल नई थी, क्योंकि मैं कभी ऊँट पर चढ़ा ना था। पिरामिडों के निकट जाकर देखा, यह बहुत ऊंची चौखुटी इमारतें थीं, अर्थात चौकोर इमारतें थीं। हमारे देश में जैसे ईंटों का पजावा बनता है, वैसे ही ये पत्थरों के बहुत बड़े बड़े चौरस टुकड़ों के बने थे। पजावे की तरह ही नीचे की चौड़ाई अधिक थी, जो ऊपर की ओर कम होती चली गई। ईंटों का पजावा छोटा होता है, पर पिरामिड बहुत बड़े और ऊंचे होते हैं। इनमें लगी एक एक ईंट मेरे अनुमान से 5 हाथ लंबी होगी। इसी के अनुपात में उनकी चौड़ाई और मोटाई होती है। एक एक ईंट काटकर न जाने कितने दिनों में इतनी बड़ी इमारत तैयार हुई होगी। इसमें कितने गरीबों ने अपनी ज़िंदगी का कितना समय लगाया होगा, और यह सब किसी एक राजा के नाम को उसके मरने के बाद भी कायम करने के लिए किया गया होगा। नाम तो अब केवल पुस्तकों में रह गया है। ये इमारतें जिनसे मनुष्य कोई लाभ नहीं उठा सकता, अपनी जगह पर हजारों वर्षों बाद आज भी ज्यों की त्यों खड़ी है। स्फिंक्स एक अजीब चीज़ है। इसका मुंह मनुष्य का और शरीर दानव का है। यह बहुत बड़ी मूर्ति उस रेगिस्तान में इसी शक्ल की बनी पड़ी है। सुनते हैं प्राचीन काल में यह प्रश्नों के उत्तर देती थी, पर यह तो कुछ कहती थी, उसका अर्थ समझना कठिन होता था। अब ये बातें तो नहीं है, पर यह मूर्ति अवश्य उस काल का स्मरण कराती रहती है। काल यानी समय का, स्मरण यानी कि याद कराती है। अर्थात ये मूर्ति उस समय की याद दिलाती है। संध्या के समय वापस आकर हम लोग रेल पर सवार हुए और रात के 11 बजे पोर्ट सईद पहुंचे। जहाज वहां पहुंच गया था। खाना पीना रेल में ही हो गया था, इसलिए हम जाकर अपने अपने कमरों में सो गए। भूमध्य सागर पहुंचने पर कुछ सर्दी लगने लगी। लाल सागर तो बहुत गर्म था, अरब सागर से भी अधिक। भूमध्य सागर में हवा भी कुछ और जोर से चलती थी, इसलिए जहाज कुछ हिलता था। इटली के निकटवर्ती सिसिली टापू के पास होकर जहाज गुजरा। वहां का शहर कुछ दूर देखने में आया। पहाड़ साफ नजर आता था। कुछ दिन बाद हम मार्सेल्स फ्रांस पहुंच गए। रास्ते में कोई विशेष बात नहीं हुई। समुद्री यात्रा में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है। दिन रात पानी देखते देखते 1-2 दिनों बाद जी उब गया था। जी यानी कि मन भर गया था। अर्थात इतने दिनों तक हम पानी पानी अपने चारों तरफ देख रहे थे तो मन उबने लगा था। अगर कहीं कोई गुजरता हुआ जहाज आ जाए या ज़मीन देखने में आ जाए तो बहुत आनंद आता है। सभी मुसाफिर उसे इस तरह देखने लगते हैं मानो उन्होंने कभी ज़मीन देखी ही नहीं। मार्सेल्स में हम सवेरे ही उतरे। वहाँ एक होटल में ठहर गए। वहाँ भी टॉमस कुक कंपनी की कृपा से शहर के देखने योग्य सभी स्थानों को देख लिया।
सवेरे जहाज से उतरते ही मैंने रात को रवाना यहाँ से जाने वाली रवाना होने वाली गाड़ी में अपने लिए जगह स्थिर करा ली थी। दिन भर घूम घाम कर रात की गाड़ी से पेरिस के लिए रवाना हो गया। पेरिस से संध्या होते होते डोवर में उतरा। डोवर से रेल में चढ़कर रात के लगभग 9 बजे लंदन पहुंच गया। मैं मार्च के तीसरे सप्ताह में लंदन पहुंचा था, पर वहां अभी काफ़ी सर्दी थी। स्टेशन पर पहले से ही वहां पहुंचे एक मित्र मिल गए। मैं सीधा उस मकान में चला गया जो पहले ले लिया गया था। वह गोल्ड स्क्रीन में था। हम लोग कुछ दिनों तक वहीं ठहरे। मैं लंदन में एक मुकदमे के सिलसिले में गया था। मुकदमे से छुट्टी पाकर मैं स्विट्जरलैंड गया। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं श्री रोमा रोला से मिलूं, पर उनके घर पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि वे गर्मी के कारण काटरिकी पहाड़ी पर गए हैं। मैं वहां चला गया। रास्ता सुंदर था। रेल ऊंचे पहाड़ पर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ती गई। आहिस्ता आहिस्ता यानी कि धीरे धीरे। मैं 2 दिन तक वहां रहा। बातचीत भी हुई। कठिनाई यह हुई कि मैं फ्रेंच नहीं जानता था और वे अंग्रेजी नहीं जानते थे। एक दुभाषीय यानी कि जो हमारी बातों को इधर उधर पहुंचाए की सहायता लेनी पड़ी, पर उसकी विद्या भी कुछ दूसरे अंदाज की ही थी। वहां से चलकर मैंने वर्नलटेल, न्यूटाटेल, लोसान और जेनेवा शहरों को देखा। न्यूटाटेल में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। मैं वहां बाजार में घूम रहा था। एक दुकान में हाथ के बुने कपड़े बिकते थे जिन्हें एक लड़की बेचने का काम कर रही थी। वह अंग्रेजी भी जानती थी। मैंने हाथ के बुने कपड़े के बारे में उससे बातचीत की। उसने मेरे कपड़ों को देखा और समझ लिया कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह न केवल गांधी जी का नाम जानती थी, बल्कि गांधी जी के संबंध में जो ग्रंथ उसे मिल सके थे उसने उन्हें पढ़ा भी था। वहाँ से फिर लंदन लौट गया। लंदन से मैं हॉलैंड गया। वहाँ उन दिनों युवकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था। मैंने भी उसमें भाषण दिया। सम्मेलन युद्ध विरोधी नवयुवकों का था। वहाँ से बर्लिन गया। घूम घूम कर बर्लिन देखा। बर्लिन से लिपाजिंग पहुँचा और वहाँ एक दिन ठहरा। वहाँ प्रसिद्ध जल चिकित्सक लुई कोसेन से मिलने का विचार हुआ, पर ज्ञात हुआ कि मेरे पहुँचने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। फिर अपने यात्रा क्रम के अनुसार म्यूनिख पहुँचा। वहाँ प्रसिद्ध सेलर हाउस देखा। वहाँ हिटलर के भाषण हुआ करते थे। वहाँ का प्रसिद्ध अजायब घर भी देखा। म्यूनिख से वेनिस गया। ये अजीब शहर है। घर घर में समुद्र है। वहाँ नाव के सिवा दूसरी सवारी नहीं चलती। पानी के बीच चट्टानें हैं, उन्हीं पर मकान बने हुए। मच्छरों की भरमार है। मसखरी में भी नींद आना कठिन है। मसखरी यानी कि मच्छरदानी, अर्थात इतने मच्छर हैं वहाँ पर कि मच्छरदानी में भी नींद नहीं आ पाती है। वेनिस से रोम पहुँचा। वहाँ के प्रसिद्ध स्थान देखकर मार्सेल्स के लिए रवाना हुआ। मार्सेल से मुल्तान जहाज़ पर सवार हुआ और मुंबई आ उतरा। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित लेख, जिसमें उन्होंने अपने जीवन की यात्रा का वर्णन किया है कि वो इस यात्रा में कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ घूमे, उन्होंने इस पे क्या अनुभव किया। इस लेख के ज़रिए उन्होंने अपनी यात्रा वर्णन को आपके सामने रखा है। तो बच्चों, अब आप इसे भी पढ़िए अच्छे से, ध्यान से, और इसका अभ्यास करें आप स्वयं कीजिए।